15 अक्टूबर को 5 रूसी सैनिक पोक्रोव्स्क शहर में आम नागरिकों की तरह कपड़े पहनकर घुसे। जीन्स, साधारण जैकेट, कोई सैन्य वर्दी नहीं। उन्होंने हथियार कपड़ों के नीचे छुपाए और सड़कों पर स्थानीय निवासी जैसा व्यवहार किया, जबकि वे नहीं थे। पोक्रोव्स्क एक महत्वपूर्ण औद्योगिक शहर था, जहां 80,000 से अधिक लोग रहते थे। रूसी बमबारी के वर्षों बाद वहां अब 1,000 से भी कम आम नागरिक रहते हैं। ज्यादातर बुजुर्ग हैं, जिन्होंने पूरी जिंदगी वहीं बिताई और बाहर जाने से मना कर रहे हैं। इसी वजह से यूक्रेनी ड्रोन यूनिट्स को सख्त आदेश हैं कि वे किसी भी आम नागरिक के कपड़े पहने व्यक्ति पर गोली न चलाएं, जब तक उन्हें पूरी तरह यकीन न हो जाए कि वह रूसी सैनिक है। रूस यह जानकर इस नियम का हथियार की तरह उपयोग कर रहा है। उस दिन 5 सैनिक शहर के केंद्र में पहुंचे और उन्हें 3 आम लोग मिले, लेकिन उन्होंने एक घातक गलती कर दी। एक यूक्रेनी टोही ड्रोन ने सब कुछ वीडियो में रिकॉर्ड कर लिया। हर सेकंड, हर हरकत, हर गोली। रूसी सैनिकों को पता चला कि उनकी वीडियो रिकॉर्ड हुई है और वे पास के रेलवे स्टेशन में छुपने भागे। उन्हें लगा कि वे वहां सुरक्षित रहेंगे। वे गलत थे। यूक्रेन कैदियों को लेने में रुचि नहीं रखता था। जो आगे हुआ वह त्वरित और अंतिम न्याय था। ड्रोन ने स्टेशन का पता लगाया और सभी 5 को खत्म कर दिया। अब आप सोच सकते हैं कि यह युद्ध में बस एक और अलग थलग घटना थी, लेकिन ऐसा नहीं था। पोक्रोव्स्क में जो हुआ वह किसी बहुत बड़ी चीज का हिस्सा है, और इसे कितनी बड़ी बात है समझने के लिए हमें यह बात करनी होगी कि यह रूसी रणनीति असल में क्या मायने रखती है। जब सैनिक दुश्मन पर हमला करने के लिए आम नागरिकों की तरह कपड़े पहनते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय कानून में इसका एक खास नाम है। इसे परफिडिया कहते हैं, और यह जिनेवा कन्वेंशन के तहत युद्ध अपराध है। लेकिन समस्या सिर्फ कानून तक ही सीमित नहीं है। यह एक परफेक्ट रणनीतिक जाल है। सोचिए, यह यूक्रेनी रक्षकों के लिए कितना असंभव दुविधा पैदा करता है। अगर वे किसी भी आम कपड़ों में व्यक्ति पर गोली चलाते हैं, तो वे किसी निर्दोष को मार सकते हैं और फिर वे एक युद्ध अपराध कर बैठते हैं। लेकिन अगर वे गोली नहीं चलाते, तो वे रूसी घुसपैठी समूहों को शहर में घुसने, खुफिया जानकारी इकट्ठा करने और यूक्रेनी ठिकानों पर पीछे से हमला करने की अनुमति दे देते हैं। यह एक गंदा खेल है। रूस खुद के युद्ध के कानूनों का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ हथियार के रूप में कर रहा था। युद्ध अध्ययन संस्थान ने पुष्टि की कि यह कोई अलग थलग मामला नहीं था। 5 से 10 रूसी सैनिकों के समूह बार बार पोक्रोव्स्क में घुसपैठ कर रहे थे। एक यूक्रेनी कमांडर ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि उसकी सेना को आम नागरिकों और भेष बदलकर आए रूसी सैनिकों में फर्क करना मुश्किल हो रहा था। लेकिन फिर यूक्रेन ने इस समस्या का हल ढूंढ लिया, तकनीक और धैर्य के साथ। और जब मैं तकनीक कहता हूं, तो मेरा मतलब ड्रोन से है। ड्रोन सिर्फ हमला करने के लिए नहीं होते, वे निगरानी करते हैं, वीडियो बनाते हैं, सबूत इकट्ठा करते हैं। जब उस ड्रोन ने 5 सैनिकों द्वारा नागरिकों की हत्या का वीडियो रिकॉर्ड किया, तो उसने एक साथ 2 काम किए। पहली बात, उसने कानूनी सबूत मुहैया कराया। उस वीडियो में साफ दिखता है कि आम कपड़ों में लोग नागरिक नहीं थे, वे लड़ाके थे जो धोखा देकर निहत्थे नागरिकों की हत्या कर रहे थे। इस सबूत के साथ यूक्रेनी जवाबी हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत पूरी तरह से कानूनी हो जाता है। ड्रोन ने अपराधियों का पीछा कर उनकी छिपने की जगह पता लगाई और यूक्रेनी बलों को खत्म करने में मदद की। पहले फिल्म बनाओ, फिर हमला करो। यह एक पूरी तरह से सामरिक, कानूनी और सूचनात्मक जीत है। लेकिन कहानी पोक्रोव्स्क में खत्म नहीं होती। असल में यह तो बस शुरू ही हो रही थी। जब यूक्रेनी ड्रोन युद्ध के मैदान में न्याय कर रहे थे, तब हजारों किलोमीटर दूर कुछ और भी बड़ा हो रहा था। यूक्रेनी खुफिया एजेंसी के एजेंट खुद रूस के अंदर काम कर रहे थे। साइबेरिया में केमेरोवो क्षेत्र विरल है, कोयले और रेलवे लाइनों से भरा हुआ है। यह जगह उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो गायब होना चाहते हैं। यहाँ तक कि अफवाहें हैं कि पुतिन का वहाँ एक गुप्त ठिकाना है। अगर यूक्रेनी ड्रोन क्रेमलिन के बहुत करीब आ जाएं। एक ऑफिस जो बिल्कुल वैसा ही है जैसा वह बिना खिड़की वाले कमरे में
अपनी सभी वीडियो कॉल्स में इस्तेमाल करता है। हाँ, क्या आपने देखा? और हाँ, पुतिन के सभी ऑफिसों में खिड़कियां नहीं हैं। यह मजाक नहीं है, यह उनकी अपनी पसंद है, क्योंकि महान रूस में खिड़कियां रूसी अभिजात वर्ग के लिए सबसे खतरनाक चीजों में से एक हैं। लेकिन सिबेरिया की बात करें तो रूसी अधिकारी भी इस क्षेत्र का इस्तेमाल यूक्रेनी न्याय से बचने के लिए कर रहे थे। उन्हें लगता था कि वे वहां सुरक्षित हैं, लेकिन जैसा कि कहावत है, न्याय के हाथ लंबे होते हैं। यूक्रेनी सैन्य खुफिया, जिसे हेड इंटेलिजेंस डायरेक्टोरेट के नाम से जाना जाता है, ने एक रूसी अधिकारी को पहचाना जिसका नाम बेनियामिन मझेरिन था। वह कुछ समय से साइबेरिया में छिपा हुआ था। वह एक सैन्य काफिले का हिस्सा था जो मार्च 2022 में कीव के पास फंस गया था। उस दौरान रूसी सेनाओं ने राजधानी के आसपास कई शहरों पर कब्जा कर लिया था। बुचा, इरपिन, रोस्तोमेल। विश्वसनीय रिपोर्टें थीं कि वहां यातना, जबरन गायब करना, लूटपाट और रिहायशी इलाकों में अंधाधुंध हथियारों का इस्तेमाल किया गया। इन सबको युद्ध अपराध माना जाता है। यूक्रेन की राष्ट्रीय पुलिस और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय के अनुसार उस समय के दौरान कीव क्षेत्र में 1000 से अधिक नागरिकों के शव बरामद किए गए। सिर्फ बुचा में ही लगभग 450 शव मिले। इन हमलों के पैमाने और प्रकृति ने बुचा को इस आक्रमण की क्रूरता का प्रतीक बना दिया और यूक्रेन ने इसमें शामिल हर सैनिक के लिए अपनी खुद की न्याय प्रक्रिया शुरू कर दी। माजेरिन की पहचान अप्रैल 2022 में ही कर ली गई थी। उसे खत्म करने की योजनाएं तभी से चल रही थीं। वह साइबेरिया भाग गया, यह सोचकर कि वह छुप सकता है। वह इसमें सफल नहीं हो सका। कुछ दिन पहले यूक्रेनी हेड इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट ने कार बम का इस्तेमाल करके उसका काम तमाम कर दिया। सब कुछ रिकॉर्ड किया गया और दस्तावेजित किया गया। न्याय हुआ। लेकिन यहीं पर मामला वाकई दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि यह सिर्फ बदले की कहानी नहीं है, यह एक समन्वित सैन्य रणनीति है। यूक्रेन कुछ समय से ऐसी कार्रवाइयां कर रहा है। उनका निशाना रूसी जनरल, कर्नल और अधिकारी होते हैं और इसका मोर्चे पर असमान रूप से प्रभाव पड़ रहा है। वजह, रूसी सेना ऊपर से नीचे तक चलती है, किसी भी अन्य आधुनिक सेना से कहीं ज्यादा। जहां पश्चिमी सेनाएं अपने सार्जेंट्स को मैदान में फैसले लेने के लिए प्रशिक्षित करती हैं, वहीं रूस अनुभवी अधिकारियों पर अत्यधिक निर्भर रहता है। जब आप एक रूसी कर्नल को मारते हैं तो आप सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं हटा रहे होते, आप पूरी यूनिट को पंगु बना देते हैं। यह किसी शरीर का दिमाग निकालने जैसा है। अमेरिकी जनरल बेन हॉजेस ने इसे बिल्कुल सही तरीके से समझाया। इन लक्षित हमलों से फायर, कोऑर्डिनेशन, लॉजिस्टिक्स और बड़े पैमाने पर तैनाती मुश्किल हो जाती है। लेकिन इनका एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी होता है। ये कमांडर, जिन्होंने नागरिक ठिकानों पर हमले करने और यूक्रेनी कैदियों को मारने का आदेश दिया, अब जानते हैं कि वे अजेय नहीं हैं। उन्हें उनके घर पर, चाहे वे कहीं भी हों, ट्रैक किया जा सकता है। यही मोसाड करता है और यूक्रेन भी ऐसा ही करता रहेगा, व्यावहारिक कारणों से, ताकि रूसी क्षमता को कमजोर किया जा सके, और मनोवैज्ञानिक कारणों से, ताकि इन लोगों को पता चले कि कहीं भी कोई सुरक्षित जगह नहीं है। अब एक वजह है कि ये युद्ध अपराधी डरे हुए हैं। यूक्रेन ने हर रूसी अपराध व अत्याचार को ट्रैक और दस्तावेज करने में भारी संसाधन लगाए हैं। फिर वे सब कुछ दुनिया के सामने प्रकाशित कर देते हैं, इससे पहले कि न्याय कहीं दिया जाए। यह एक यूक्रेनी सैन्य विशेषज्ञ की रिपोर्ट है जो इसे बताती है। वह बताते हैं कि देश की सभी संरचनाएं और एजेंसियां कितना महत्वपूर्ण काम करती हैं, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। रूसी लोगों के यूक्रेनी जनता पर सभी अपराधों को दस्तावेज और दर्ज किया जाता है, और यह काम बेहद बारीकी से किया जाता है, क्योंकि हर युद्ध अपराध का एक नाम होता है। इसकी देखरेख सिक्योरिटी सर्विस ऑफ यूक्रेन के मुख्य जांच विभाग द्वारा की जाती है, जो यूक्रेन की सुरक्षा सेवा है। अपराध स्थल के सभी टुकड़ों का सावधानी पूर्वक अध्ययन किया जाता है और वे केस फाइलों में सबूत के रूप में काम आते हैं।
जब यह विशेषज्ञ उस भूमिगत बंकर में गया जहां एक यूनिट स्थित थी, तो वह वहां हो रहे काम के पैमाने को देखकर हैरान रह गया। स्पष्ट है, उनके पास कंप्यूटरों में डाटाबेस हैं, लेकिन टीम ने रूसी सेना की संरचना का एक विशाल दृश्य पुनः निर्मित किया। तस्वीरें, नाम, रैंक, पद, कमांड और नियंत्रण की श्रृंखला। हर आपराधिक आदेश का एक विशिष्ट नाम और उपनाम होता है। आप निश्चिंत रह सकते हैं कि यूक्रेनियन कभी न तो भूलेंगे और न ही माफ करेंगे। विभाग युद्धबंदियों और नागरिकों की हत्याओं पर विशेष ध्यान देता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ये चीजें रूसी सेना में आम सैनिकों के फैसले पर की जाती हैं। नहीं, ये आदेश ऊपर से बहुत सावधानी से समन्वित किए जाते हैं और ऊपर बैठे इन लोगों के भी नाम और पद होते हैं। और ये सिर्फ अफवाह नहीं है। रूसी कमांडरों और युद्ध के मैदान में सैनिकों के बीच इंटरसेप्ट की गई रेडियो कॉल्स के सबूत मौजूद हैं। हम रूसी कमांडरों को साफ साफ यह कहते हुए सुन सकते हैं कि सभी को मार डालो। यह सैनिक अकेले नहीं है, यह कमांडर का सीधा आदेश है जो ऑडियो में रिकॉर्ड है। एक और इंटरसेप्शन है जो युद्धबंदियों की हत्या को दिखाता है। संयुक्त राष्ट्र ने सितंबर से नवंबर 2024 के बीच युद्धबंदियों की हत्या के विश्वसनीय आरोपों में महत्वपूर्ण वृद्धि को दर्ज किया है। 19 अलग अलग घटनाएं, जिनमें कम से कम 62 व्यक्तिगत पीड़ित शामिल हैं। ये अलग अलग मामले नहीं हैं, यह एक व्यवस्थित नीति है। अब इन अपराधों के पीछे कुछ खास लोग हैं और यूक्रेन ने उनमें से कई की पहचान की है और उनके नाम सार्वजनिक रूप से प्रकाशित किए हैं। 2 हफ्ते पहले मोलफार नामक एक यूक्रेनी खुफिया एजेंसी ने बुचा नरसंहार में शामिल कुछ रूसी सैनिकों की पहचान की थी। सबसे पहले अलेक्जेंडर दोसियागायेव हैं। वे बुचा में मुख्य कमांडरों में से एक हैं, जो सभी अपराधों के लिए जिम्मेदार हैं। खुफिया एजेंसी ने उनकी एक फोटो पोस्ट की जिसमें वे अपने परिवार के साथ हैं, जो उन्होंने नए साल पर ली थी। फिर आर्तेम गोरोडिलोव हैं। वे बुचा में 40 से अधिक अपराधों से जुड़े हुए हैं और 2 साल पहले उन्हें रूस में धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। ये वही लोग हैं जिन्हें रूस जेलों से निकालकर मोर्चे पर भेज रहा है, जहां वे युद्ध अपराध करते हैं। जब वे रूस लौटते हैं तो वे अपनी पुरानी आदतों पर लौट आते हैं। यूक्रेनी खुफिया एजेंसी ने उसके परिवार की फोटो पोस्ट कर बुचा में उसके अपराध का जिक्र किया। अगला है अजातबेक ओमुरबेकोव। इस आदमी को बुचा का कसाई कहा जाता है क्योंकि वह उस शहर में नागरिकों के खिलाफ सामूहिक हत्याओं का मुख्य अपराधी है। और फिर से उसकी एक फोटो है जिसमें वह अपनी पत्नी के साथ डिनर कर रहा है, जिसे यूक्रेनी खुफिया एजेंसियों ने ढूंढा और उसके द्वारा किए गए अपराध के साथ पोस्ट किया। आखिरी हैं निकोलाई सोकोविकोव। इस आदमी ने 2 यूक्रेनी नागरिकों पर पीछे से गोली चलाई जो बस टहल रहे थे। इस घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग हुई थी। यह फोटो उसने फैमिली के साथ बुचा में नागरिकों की हत्या के बाद ली थी और नीचे वीडियो में उसका असली अपराध है। यह एक सुरक्षा कैमरे में कैद हो गया था। हमारे पास बिल्कुल सही तारीख और मिनट है जब यह हुआ था, क्योंकि सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हुआ था। आप समझ रहे हैं यहाँ क्या हो रहा है। यह सिर्फ पहचान नहीं है, यह रणनीति एक साथ 4 मोर्चों पर काम कर रही है। रणनीतिक युद्ध के मैदान में ड्रोन फिल्म बना रहे हैं और खत्म कर रहे हैं। गुप्त मोर्चे पर हेड इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट रूस के अंदर उच्च मूल्य के लक्ष्यों को खत्म कर रहा है। कानूनी मोर्चे पर सिक्योरिटी सर्विस ऑफ यूक्रेन सब कुछ अंतर्राष्ट्रीय अदालतों के लिए दस्तावेज कर रहा है और मनोवैज्ञानिक मोर्चे पर इन युद्ध अपराधियों का सार्वजनिक रूप से पर्दाफाश किया जा रहा है। मुझे पता है यह वीडियो हिंसा पर केंद्रित था, लेकिन यही युद्ध की सच्चाई है। मौतें कोई अच्छी बात नहीं है और इन्हें टाला जाना चाहिए, लेकिन यही वह तरीका है जो यूक्रेन ने अपने तरीके से न्याय करने के लिए अपनाया है। एक प्रसिद्ध उद्धरण है जो कहता है, न्याय के बिना शांति तानाशाही है। और यूक्रेन पूरी तरह से अपने अधिकार में है कि वह अपने उन नागरिकों के लिए न्याय की मांग करे जिन्हें रूसी बलों द्वारा मार डाला गया था। अब मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है यूक्रेन की युद्ध अपराधियों का रूस में भी पीछा करने की रणनीति उचित है? अपना जवाब कमेंट्स में दें। अगर इस सामग्री ने आपको कुछ मूल्य दिया है तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे इसे देखना चाहिए।
चैनल सब्सक्राइब करें ताकि अगला वीडियो मिस ना हो। अगली बार मिलते हैं।